हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए प्रश्नावली 3 विषय गणित कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ये चल रही है। तो जो आपकी प्रश्नावली 3 है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, कुल 4 नंबर की प्रश्नावली है, जिसमें आपको 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। 2 प्रश्न मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के 1-1 नंबर के, और 1 प्रश्न मिलेगा 2 नंबर वाला लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपये है, तो इसका बीजगणितीय रूप क्या होगा? तो आपको केवल बीजगणितीय रूप यहाँ पे लिखना है। तो मान लीजिए पेंसिल x, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक पेन का मूल्य 22 रुपये मान है। तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x और 5 पेनों का हो जाएगा 5y। दोनों को जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा 7x + 5y बराबर 29। तो आपका राइट जो बीजगणितीय रूप होगा वो होगा डी, 7x + 5y बराबर 29। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x + 2y बराबर 4 और kx - 5y बराबर -10 के अनंत हल होंगे? अनंत हल है, इसका मतलब आपको जो अनंत वाला जो हल वाला जो वो है संबंध, वो आपको लगाना है। तो क्या संबंध है अनंत हल के लिए? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर a1 का मान है 3, b1 का मान है 2 और c1 का मान है 4। और इसी तरह a2 का मान है k, b2 का मान है -5 और c2 का मान है -10। इनको रख देते हैं। तो 3/k और 2/-5 और 4/-10। 4 और 10 को काट देते हैं 2 से, तो ये भी 2/5 ही हो जाएगा। तो आप किन्हीं भी दो जोड़ों के बराबर कर लेना। तो 3/k बराबर ले लिया मैंने 2/-5। 2 का 1 k से गुणा हो गया तो ये बन गया 2k, और 5 का हो गया 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 3×5 = 15। तो 2k बराबर 15। तो k का मान कितना आ जाएगा? 15 में 2 का भाग लग जाएगा तो 15/2। तो यहाँ पे k का मान कितना आया है? -15/2। ओके, तो आपको ये संबंध याद होना चाहिए अनंत हल का, कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस स्थिति में अनंत हल होते हैं और आपकी जो रेखाएं बनती हैं वो होती हैं समपाती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको समीकरण दिख रहे हैं 2, x + 2y - 5 बराबर 0 और -4x - 8y + 20 बराबर 0 निम्नलिखित में से क्या है? यानी इनके अद्वितीय हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या कोई हल नहीं है, या ज्ञात नहीं कर सकते। तो पता लगाना है कि हल कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको वही करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना है और चेक करना है कि कौन किसके बराबर है और कौन किसके बराबर नहीं है। तो हमने a1/a2 का मान निकाला, a1 का मान है 1, b1 का मान है -4। तो ये हो जाएगा 1/-4 यानी -1/4। फिर निकालेंगे b1/b2। तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है -8। तो 2/8 माइनस का, तो ये भी -1/4 हो गया। फिर आप निकालिए c1/c2। तो c1 का मान है -5 और c2 का मान है 20। तो -5/20, 5 का भाग लगाएंगे, 5 × 5 और 5 × 20। तो ये भी कितना आया? -1/4। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या हैं? बराबर। तो तीनों जब बराबर हैं तो आपकी रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। और हल कैसे होंगे? अनेक हल। तो आप देख लीजिए इसमें क्या आंसर आपका, अपरिमित रूप से अनेक हल, यही आपका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण 4x + 3y - 6 बराबर 0 पर स्थित बिंदु होगा। तो यहाँ पर 4x + 3y - 6 बराबर 0 पर जो बिंदु स्थित होगा वो इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं इस सवाल को करने के लिए कि आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, इन चारों बिंदुओं को बारी बारी से इसमें रख के चेक कर सकते हो कि किसको रखने पर ये संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट का मतलब जब x और y के आप इसमें मान रखोगे ना, तो बराबर में 0 आ जाना चाहिए। तो चलिए हम पहला रख के देखते हैं। तो पहले में देखो x का मान 3 है और y का मान भी 2 है, प्लस के हैं दोनों। तो चलिए 3 और 2 रखते हैं। तो 4 × 3 प्लस y की जगह लिखो 2। तो 4 × 3 + 3 × 2 और माइनस का 6 अलग है। तो 4 त्याग हो गए 12 और 3 दूनी हो गए 6 और ये -6। तो 6 से 6 कट गया तो क्या बचेगा? 12 बचेगा। और बराबर में क्या है? 0। तो ये इससे संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा मान रखो, x की जगह तो लिखो +3 और y की जगह लिखो -2। चलो रखते हैं। तो 4
एक्स एक्स की रेखा हमने प्लस का 3, तो 4 3 के 12 हो गए। बाई की जगह रखेंगे माइनस का 2, तो 3 गुणा माइनस का 2, तो ये माइनस का 6 हो गया, और माइनस का 6 पहले से ही है, तो 12 तो इधर आ गया, और माइनस 6 दोनों जोड़ के कितने हो गए, माइनस के 12, तो 12 प्लस के 12 माइनस के, तो कितना आया 0, तो 0 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, सही संतुष्ट हो गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा, दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक समीकरण युग्म के हल संगत होते हैं यदि इनसे प्राप्त रेखाएं कैसी होगी, या हल कैसे ज्ञात होंगे। तो किस स्थिति में आपका जो हल है वो संगत होता है, तो कौन कौन सी स्थिति होती है, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं यदि हैं तो क्या हल संगत होगा, या युग्म संगत हो सकता है, संपाती होगा तो संगत हो सकता है, समांतर होगा तो संगत हो सकता है। तो यहाँ पर दो ही स्थिति ऐसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं। जब प्रतिच्छेदी होती हैं तो एक हल आता है, और संपाती होती हैं तो अनेक हल आते हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं में कोई हल यहाँ पर नहीं होता है। तो जिस स्थिति में कोई हल नहीं आता है वहाँ पर संगत नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं असंगत। तो यहाँ पर पहला और दूसरा यानी ए और बी दोनों ही क्या हैं, आपके सही हैं, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में क्या होंगे, हल संगत हो जाएंगे, यानी युग्म आपका संगत हो जाएगा, यानी आपका निकाय जो बनेगा वो संगत हो जाएगा, या ये कहें कि हल ज्ञात हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में हल ज्ञात हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक पेन 3 पेंसिल का मूल्य 15 रुपये है, इस कथन का बीजगणितीय रूप लिखिए आप। तो बीजगणितीय रूप हम पहले भी लिख चुके हैं कि एक पेन है तो इसको मान लिया है x, पेंसिल को मान लिया है y। पेन एक ही है तो 1 प्लस पेंसिल कितनी है 3, बराबर कितने रुपए हुए 15। तो ये हो गया x प्लस 3y बराबर 15, x प्लस 3y बराबर 15। तो आपका राइट आंसर ये रहा डी। चलिए नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त हल अद्वितीय है तो इनसे निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। हल कैसा है, अद्वितीय, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। राइट, अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं, केवल एक ही हल है। तो एक हल कब होता है, जब दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिल जाती हैं, तो वो कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि नहीं है। तो हमने जो विधियां पढ़ी हैं उनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि है जो दो चर वाले समीकरणों को हल करने काम आती है, प्रतिस्थापन भी है, और ऊपर की दोनों भी हैं। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन आ सकता है, वज्र गुणा विधि। ठीक है, तो वो भी एक विधि है जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने में काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल असंगत होने का प्रतिबंध क्या है। यानी हल कैसे होने चाहिए, असंगत। और असंगत कब होते हैं, जब दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। ओके, तो समांतर रेखाएं होंगी। तो समांतर रेखाएं होने के लिए आपका प्रतिबंध क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि। अब अनेक हल कब होते हैं, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनी हो, यानी समपाती रेखा बनी हो। तो निरूपित रेखाएं समांतर हो, नहीं, प्रतिच्छेदी हो, नहीं, संपाती हो। संपाती जब होती हैं तो आपके अनेक हल होते हैं। यहाँ पर देखो उपरोक्त सभी भी दिया है, तो तुक्का नहीं मारना है, कहीं उपरोक्त सभी देख करके आपको उपरोक्त सी भी लगा दें, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान से आपको प्रश्न पढ़ना है। इसमें पूछा गया अनेक हल होने की क्या स्थिति है, तो अनेक हल कब होते हैं, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो दोस्तों अनी और बीजू की उम्र में 3 साल का अंतर है। अनी के पिता धर्म की उम्र, अनी के पिता हैं धर्म, ध्यान रहे, की उम्र अनी से दोगुनी है, और बीजू की उम्र उसकी बहन कैथी से दोगुनी है। कैथी और धर्म की उम्र में 30 साल का अंतर है। अनी और बीजू की उम्र ज्ञात कीजिए। तो ये आपका तो चलिए दिया क्या है इसमें, सबसे पहले मानेंगे अपन कि मान लीजिए अनी की उम्र है x वर्ष और बीजू की उम्र कितनी है, y वर्ष। फिर पहला बात कही इसने दोनों दोस्तों के उम्र का अंतर है 3 साल का अंतर। ठीक है, तो 3 साल का अंतर कर देते हैं। तो प्रश्न अनुसार अंतर कितने वर्ष का है, 3 साल। तो यहाँ पे बड़ा अनी मान लेते हैं और बीजू को छोटा मान लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1। ओके, अगली बात पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। अनी के पिता हैं धर्म, धर्म की उम्र अनी से
दुगनी है। तो चलिए लिखते हैं, अनी के पिता धर्म की उम्र क्या है, अनी से दुगनी। तो अनी की उम्र कितनी है, x, तो इसकी दुगनी मतलब 2x। तो ये किसकी है, धर्म यानी जो अनी के पिता है। फिर अगला क्या कहा है कि बीजू की उम्र उसकी बहन कैथी से दुगनी है। अभी एक नई और इसमें आ गया कैथी, तो कैथी के बारे में लिखते हैं। तो बीजू की जो उम्र है कैथी से क्या है, दुगनी। तो बीजू की उम्र बराबर 2 गुणा कैथी की उम्र। अब यहाँ से देखो बीजू की उम्र हमने मानी है 22 वर्ष, तो यहाँ 22 लिख देंगे अपन, 22 बराबर 2 गुणा कैथी की उम्र। अब कैथी की उम्र निकालनी है तो 22 के नीचे 2 चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कैथी की उम्र बराबर 22/2, राइट, ये इसी से आया है, ठीक है। यानी कैथी की उम्र निकालनी है यहाँ पे, तो 2 का इधर भाग लग जाएगा बीजू की उम्र में, और बीजू की उम्र कितनी है, 22 वर्ष हमने मान लिया है, तो 22/2। अब आगे और क्या कहा है इसने, कैथी और धर्म की उम्र में 30 साल का अंतर है। तो कैथी की उम्र हमने अभी निकाली है, 22/2 आ गई है। अब धर्म की जो उम्र है और कैथी की जो उम्र है उनमें 30 साल का अंतर है। अब धर्म कौन है, अनी का पिता, तो उसकी उम्र जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। तो अब पिता की उम्र ज़्यादा होगी, 2x कितनी है, 2x है, तो 2x का मान 22/2 से ज़्यादा है, तो इनका अंतर कितना है, 30 साल। तो 2x माइनस 22/2 बराबर 30। ओके, तो ये आपका अगला समीकरण बन गया है। अब आप इसको थोड़ा हल कर लेते हैं समीकरण को। 2 इसमें लघुत्तम ले लिया है, तो 2 दूनी के 4x माइनस वाई बराबर 30, और ये 2 30 से गुणा हो जाएगा, तो ये समीकरण बन जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 60, समीकरण 2। और आपका समीकरण 1 ऊपर वाला x माइनस वाई बराबर 3। इन दोनों को हल करना है विलोपन विधि से। तो देखिए यहाँ पे हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया है, 2 माइनस 1, तो 4x और ये नीचे x माइनस का हो गया है, ये ऊपर माइनस का भाई, नीचे भी माइनस का था लेकिन अभी प्लस का हो गया, चिन्ह बदल के नीचे के नीचे सारे के सारे। तो 22 से 22 कट गया, 4x में से 1 घटेगा, कितने बचेंगे, 3x। इधर 60 में से 3 घटा दो, 57। ओके, x का मान निकालना है, 3 का भाग लगाइए 57 में, तो कितना आएगा, 19। तो x का मान कितना आ गया है, 19 वर्ष। इस x के मान को उठा करके समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो, x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x की जगह लिखो 19 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस का y यहीं पे रहना है, 19 को उधर ले जाएंगे, तो 3 माइनस 19, तो ये बच गया माइनस के 16, माइनस से माइनस कट गया है, तो y का मान कितना आ गया है, 16 वर्ष। तो दोनों का आंसर आ चुका है, अनी की उम्र आ गई है 19 वर्ष और कैथी की उम्र आ गई है 16 वर्ष। ठीक है, इसको एक बार और समझ लो आप कैसे कैसे आया है। हमने सबसे पहले अन्नी की और बीजू की उम्र को मान लिया है x और y, दोनों की अंतर दिया है उम्रों का, तो इसको मक कर देंगे हम x माइनस वाई बराबर 3, जिसमें अन्नी की उम्र ज़्यादा मान ली हमने एक तरह से, तो x माइनस वाई बराबर 3। फिर इसने कहा था कि अनी के पिता की उम्र अनी से दुगनी है, तो ये हो जाएगी पिता की उम्र, धर्म इसके पिता का नाम है, उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 2x। फिर इसने कहा है कि बीजू की जो उम्र है अपनी बहन यानी बहन है उसकी कैथी उससे दुगनी है, तो बीजू की उम्र बराबर 2 गुना कैथी की उम्र। बीजू की उम्र कितनी मानी हमने 22, तो यहाँ लिख देंगे 22 बराबर 2 गुणा कैथी की उम्र। अब कैथी की उम्र यहाँ से निकालनी हो तो 2 का भाग लग जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा कैथी की उम्र बराबर 22/2। ओके, तो ये आ गया। फिर इसने आगे क्या कहा कि कैथी और धर्म की उम्र का अंतर कितना है 30 साल। धर्म कौन है, अनी का पिता, तो कैथी से बड़ा होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब अंतर निकालना 30 साल अंतर है कैथी में और धर्म में। तो धर्म की उम्र कितनी है 2x हमने निकाली, 2x माइनस कैथी की उम्र कितनी आई अभी 22/2, तो 2x माइनस 22/2 बराबर 30। ठीक है, यहाँ 2 हमने लघुत्तम ले लिया है, तो यहाँ 2 गुणा हो जाएगा 2x से, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 30 दूनी के 60। ठीक है, तो ये आपके दोनों समीकरण बन गए, इन दोनों को हल कर दिया है और x कर y का मान प्राप्त कर लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है। ठीक है, एक लाइन में खड़े कर दिए। यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अतिरिक्त हों तो एक पंक्ति कम रहेगी, और यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो 2 पंक्तियां अधिक हो जाएंगी। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यदि किसी पंक्ति में 3 विद्यार्थी ज़्यादा खड़े हो जाएं तो एक पंक्ति कम पड़ जाएगी, और यदि 3 कम पड़ जाएं तो 2 पंक्तियां एक्स्ट्रा बन जाएंगी। तो हमें क्या करना है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने विद्यार्थी हैं टोटल और पंक्ति कितनी लगने वाली है। चलिए, तो माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या तो है x और पंक्तियों की संख्या कितनी है y। ओके, कुल विद्यार्थी x गुणा y यानी xy। ठीक है, कुल विद्यार्थी इस प्रकार से निकल जाएंगे।
तो हमें विद्यार्थियों की संख्या मान ली है x, एक पंक्ति में x विद्यार्थी हैं और पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है 22। अब प्रश्न के अनुसार चलिए बात करते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी ज़्यादा हो, तो पंक्ति कितनी मानी हमने x, उसमें 3 विद्यार्थी ज़्यादा हो गए तो 3x, x + 3 हो गए विद्यार्थियों की संख्या, और पंक्ति कितनी है 22। तो इसने कहा कि पंक्ति एक कम होगी, तो x कम मतलब 22 से एक कम हो जाएगी। तो x + 3 यानी 3 विद्यार्थी बढ़ने पर पंक्ति एक कम हो गई, तो कुल विद्यार्थी हो गए x × 22। ठीक है, तो x + 3 × y - 1 बराबर xy। इसको आप गुणा करेंगे, हल करेंगे थोड़ा सा, तो x × y करेंगे xy, 3 का करेंगे 3x और x से करेंगे तो x, और 3 × -3, तो xy से xy कट गया है, तो समीकरण ये बन गया है, x को उधर ले जाते हैं और ये बन जाएगा x बराबर 3y - 3। ठीक है, x को उधर ले गए अपन तो x प्लस का हो गया, तो बाकी 3y - 3 इधर रहेगा, तो यहाँ से x का मान आ गया एक तरह से, x बराबर 3y - 3। सेकंड कंडीशन क्या दी इसने कि यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो, तो विद्यार्थी 3 कम करने हैं अपन को, तो विद्यार्थी कितने पंक्ति में x हैं, इसमें से 3 कम करो तो x - 3, तो 2 पंक्तियाँ अधिक बन जाएंगी। तो पंक्तियाँ कितनी थी टोटल 22, तो 22 में 2 जुड़ गई, तो यानी y + 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पंक्ति और विद्यार्थी को, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी xy। ठीक है, अब सेम कहानी यहाँ पे होगी, x × y, x × 2 2x, 3 × y तो -3y, और 3 दूनी के 6 -6, xy से xy कट गया, इधर 0 बचेगा, तो यहाँ बच गया देखो 2x - 3y बराबर हो जाएगा 6। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। पहले समीकरण से x का मान उठा करके समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो समीकरण 1 से x का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दिया। क्या मान था, x बराबर 3y - 3, तो 2 × x है, तो 3y - 3 और -3y बराबर 6। चलो हल करते हैं थोड़ा सा, 2 × 3 6, 6y - 6 -3y बराबर 6। देखिए यहाँ पे प्लस का 6y है और ये माइनस का 3y है, तो 3y बच गए प्लस के। ओके, ये माइनस का 6 पक्षांतरण हो गया, इधर चला जाएगा 6 की तरफ, तो ये जुड़ जाएंगे 6 और 6 12, 6 + 6 हो गए 12, तो 3y बराबर 12 और y बराबर 12/3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर आ गया है 4। y का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान कितना आया है 4, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 रहा x बराबर 3y - 3, तो 4 इसमें रख दीजिए y की जगह पे, तो x बराबर हो जाएगा 3 × 4 -3, तो 3 × 12 - 3 यानी 9, तो x बराबर क्या आ गया है 9। तो अब आप कुल विद्यार्थी पूछेंगे आपसे, तो कुल विद्यार्थी x × y है, तो x × y यानी x का मान 9 और y का मान 4, 9 × 4 36, तो ये है आपका राइट आंसर। ओके, तो आप इसको उतार लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। चलिए आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी है और 4 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। अब पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी ज़्यादा है, तो पिता की आयु बराबर 6 × पुत्र की आयु। ओके, तो पिता की आयु हमने x मानी थी, पुत्र की मानी थी y, तो 6 × y यानी 6y, तो x बराबर हो गया 6y, समीकरण 1। 4 वर्ष बाद पिता की आयु में और पुत्र की आयु में क्या संबंध होगा कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी रह जाएगी। ठीक है ना, हो जाएगी। तो 4 वर्ष के बाद पहले तो 4 जोड़िए, ये तो वर्तमान आयु है x और y, तो पिता की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी x + 4 और पुत्र की कितनी हो जाएगी y + 4। अब पिता की आयु और पुत्र की आयु बराबर करना चाहते हैं, तो पुत्र की आयु को 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 गुनी हो जाएगी ये, तो x + 4 बराबर 4 × y + 4। इस 4 का भीतर कोष्टक में गुणा कर दीजिए, 4y + 16। ओके, 4 × 4 = 16। अब y को मैं इधर ले आता हूँ और 4 को इधर ले जाता हूँ, पक्षांतरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 4y बराबर 16 - 4 यानी 12 बचेंगे, तो ये समीकरण 2 बन जाएगा एक तरह से। तो x - 4y बराबर 12। समीकरण 1 में जो मान आया था x बराबर 6y, उसको उठा के यहाँ रख दो, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो यहाँ रख दिया x की जगह मैंने 6y, तो 6y - 4y बराबर 12।
6 में 4 के कितने बचे, 2 बाई बराबर 12 और बाई का मान हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो बाई का मान आ गया है 6। समीकरण 1 में लिखा हुआ है x बराबर 6 बाई, तो बाई का मान अभी कितना आया है 2। तो अब 2 इसमें रख दीजिए, सॉरी बाई का मान 2 नहीं आया 6 आया है, ठीक है। तो बाई का मान 6 आप समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 ये रहा x बराबर 6 बाई, तो बाई की जगह लिखो 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 6 यानी कि 36। तो अतः पिता की आयु कितनी है 36 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी है 6 वर्ष। ओके, चलो नेक्स्ट। विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 8 और 4x + 6y बराबर 7 को हल कीजिए। चलो दोनों समीकरण लिख देते हैं। 2x + 3y बराबर 8 और 4x + 6y बराबर 7, समीकरण 1 और 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों में से किसी का भी गुणांक समान नहीं है। अपन को विलोपन विधि के लिए बोला गया है, तो इसका मतलब हमें किसी एक गुणांक को समान बनाना है। तो हम x को समान बना लेते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर ये बन जाएगा 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 और 8 दूनी के 16। तो ये नया रूप बन जाएगा 4x + 6y बराबर 16। और दूसरा समीकरण सेम टू सेम रहेगा 4x + 6y बराबर 7। और इसको घटा देते हैं, घटाने पर क्या होगा कि 4x और 6y दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 0, जो कि सत्य नहीं है। इसका मतलब ये है अगर इस तरह की कंडीशन जब आ जाए कि यानी x का मान y का मान कुछ भी नहीं आ रहा, 0 आ गया डायरेक्टली, तो इसका मतलब यह है कि ये समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है। अर्थात दोनों समीकरणों की जो रेखाएं बनेंगी ना, वो समांतर रेखा बनेंगी जिनका कोई भी हल नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में आपका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको दो समीकरण दिए गए हैं। समीकरण युग्म 3x + 4y बराबर 0 और 2x - y बराबर 0 को विलोपन विधि से हल कीजिए। प्राप्त हल का सही विकल्प क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, हल करना है। तो चलिए यहाँ लिख दिया हमने समीकरण 3x + 4y बराबर 0 और 2x - y बराबर 0। तो यहाँ पे भी आपको देखो गुणांकों को समान बनाना है, तो चलो y को बना लेते हैं। तो हम समीकरण 2 को 4 से गुणा कर दो और 1 को तो 1 से करना ही है, तो 1 तो रहेगा सेम टू सेम। 3x + 4y बराबर 0, 2 को मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 4 से गुणा कर दिया तो 4 दूनी के 8 और 4 एकम 4y बराबर 0। तो यहाँ पे y बराबर बन गया, दोनों को जोड़ देते हैं तो 4y से 4y कट गया है और इन दोनों को जोड़ा तो 8 3 11x बराबर 0। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 0/11 यानी कि 0, ठीक है। 0 आप समीकरण 1 में रख दीजिए x की जगह पे, तो 3 गुणा x यानी 0, तो 3 गुणा 0 0 + 4y बराबर 0, तो ये हो गया 0। तो 4y का मान भी 0 बराबर हो गया, यानी y का मान भी यहाँ से क्या आ गया है 0। तो x का मान भी 0 प्राप्त हुआ और y का मान भी 0 प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब इसके हल क्या आ गए हैं 0, 0। ओके, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। ओके, तो देखिए ध्यान से, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और केवल हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण कर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्राप्त हल का सही आंसर क्या होगा, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो मान लीजिए भिन्न का जो अंश है वो है x और हर को मान लिया है y, तो भिन्न बन जाएगी अंश बटे हर यानी x/y। अब प्रश्न के अनुसार फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। तो चलिए अंश में 1 जोड़ते हैं, हर में से 1 घटा दें, तो x + 1 और y - 1, तो आपकी भिन्न किस में बदल जाएगी 1 में, तो बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। y - 1 का इधर गुना कर देंगे, 1 का इधर गुना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x + 1 बराबर y - 1, ठीक है। यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि का विलोम कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन में क्या होता है कि एक चर का मान दूसरे के रूप में निकालना होता है। तो इसे 1 को पक्षांतर करके इधर ले जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा y - 1 - 1, ठीक है, यानी ये हो गया -2। तो x का मान आ गया y के रूप में, x बराबर y - 2। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या कही है कि यदि हर में, केवल हर में, ध्यान रहे हर में, अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश को अंश ही रहने देंगे, हर में आपको 1 जोड़ना है और आपकी भिन्न बदल जाएगी 1/2 में, यानी x बटे y + 1, यानी हर हमने y माना था तो y में 1 जोड़ा और हर को अंश को सेम रहने दिया x, तो x बटे y + 1 बराबर 1/2। आपकी भिन्न बदल गई है 1/2 में। अब सेम आप बजल गुणा कर देंगे ऐसे, तो 2 का तो हो जाएगा x से गुणा 2x और 1 का होगा y + 1 से, तो y + 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ पक्षांतरण करके, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y + 1, तो y को मैं इधर ले आया हूँ, तो ये बन जाएगा 2x - y बराबर 1।
अब यहाँ पर आपको x का मान रखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, x बराबर बाई माइनस 2, तो आपको यहाँ पे x का मान लिख देना बाई माइनस 2। तो 2 इंटू एक्स है ये, तो x से लिखा हमने बाई माइनस 2, तो 2 गुणा बाई माइनस 2 और माइनस वाई बराबर 1। ओके, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 बाई माइनस के 4 और माइनस के y बराबर 1। ठीक है, तो 2 बाई प्लस का है और 1 बाई माइनस का है, तो क्या बचेगा, 1 बाई बच जाएगा और 4 को धर ले जाएंगे एक की तरफ, तो जुड़ जाएगा 1 प्लस 4 यानी 5। तो बाई का मान कितना आ गया है, 5। ओके, बाई का मान उठा करके समीकरण 1 में वापस रख दो। समीकरण 1 में क्या कहा गया, बाई माइनस 2, एक्स बराबर है ना, तो x बराबर बाई माइनस 2, तो बाई का मान कितना है, 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो ये आपका x का मान आ गया है। तो अब आपकी भिन्न क्या बनी, भिन्न बनाई थी हमने x बटे बाई, तो 3/5 आपकी भिन्न बन जाएगी। हो गया काम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17। चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कौन दिए गए हैं। पहला कौन है 6x प्लस 10, बी दूसरा कौन है B 5x और C है x प्लस वाई और D है 3x माइनस 10 डिग्री। तो x और y का आपको मान ज्ञात करना है। अब देखिए आपको पता है कि चक्रीय, मान लीजिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके सम्मुख कोणों का जोड़ 180 होता है। तो अतः सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180। सम्मुख कोण मतलब A और C और B और D, तो A प्लस C बराबर 180, B प्लस D बराबर भी 180। चलो करते हैं। तो A प्लस C बराबर 180, A का मान है 6x प्लस 10, 6x प्लस 10 प्लस C का मान है x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ पे x जोड़ जाएंगे, 6x और 1x कितने हो गए, 7x, और y यहाँ पे है नहीं तो y अकेला है, 10 उधर चला जाएगा 180 की तरफ, तो हो जाएगा 180 माइनस 10 यानी 170। तो समीकरण कुछ इस तरह से बदल गया, 7x प्लस वाई बराबर 170। आप y का मान निकाल लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 170 माइनस 7x, समीकरण 1 डाल दो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है b प्लस डी बराबर 180, तो b और d को जोड़ो, 5x प्लस 3 बाई माइनस 10 बराबर 180। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, देखो यहाँ समीकरण 1 में जो बाई का मान आया उसको उठा करके समीकरण 2 में रख दो, ये 2 है। ठीक है, तो देखो 5x प्लस 3 बाई का मान रखो 170 माइनस 7x, 170 माइनस 7x और माइनस 10 बराबर 180। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल करते हैं, तो 5x सेम रहेगा, 170 का 3 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 510, माइनस 3 का गुणा होगा 7x से, तो ये हो गया माइनस 21x और माइनस का 10 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस 5x प्लस के हैं और 21x कैसे हैं, माइनस के, तो यहाँ 16 बचेंगे माइनस के। ओके, तो माइनस के 16x बराबर, अब ये जितनी भी संख्या है उनको उधर ले जा रहे हैं, तो देखो 510 और माइनस के 10, तो ये बच गया 500। 500 को उधर ले एक तरह से, या फिर दोनों को ले जाते हैं। चलो 180 यहाँ पे है, ये 10 गया प्लस का हो गया और 510 गया तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, आप इसको जो कैलकुलेट करोगे यानी 10 घटाया 500 बचे, 500 में से 180 घटे तो कितने बचेंगे, 320। तो माइनस के 16x बराबर बचा माइनस 320। तो x का मान ये हो गया है माइनस 320 बटे माइनस के 16 का हमने भाग लगाया 320 में, तो ये आ गया 20, यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया है, 20 डिग्री। इस कैलकुलेशन को आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, लास्ट में आपका x का मान 20 डिग्री आ जाएगा। किसी को भी पक्षांतरण कर सकते हो, पहले किसी को पहले भी घटा सकते हो, किसी को बाद में घटा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लास्ट में उत्तर आपका 20 डिग्री ही आएगा। ओके, इस 20 डिग्री के मान को समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 ये रहा, y बराबर 170 माइनस 7x, तो चलिए लिखते हैं y बराबर 170 माइनस 7x, x का मान कितना है 20, तो 170 माइनस 7 गुना 20 यानी 140। तो 170 में से 140 घटे कितने बचेंगे, 30 डिग्री बच जाएंगे। तो इस तरह से आपका x का और y का मान आ गया है। x का मान आया है 20 डिग्री और y का मान आया है 30 डिग्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 25 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया 17 रुपये है। यदि एक व्यक्ति x किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 22 रुपये किराया देता है तो इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो। ठीक है, तो x किलोमीटर दूरी वो चला, किराया कितना दिया उसने, 22 रुपये। ओके, तो प्रथम किलोमीटर किराया कितना है, 25 रुपये, इसके अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का किराया 17 रुपये। तो उसने दूरी कितनी तय की, x किलोमीटर, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर, कुल किराया कितना है 22 रुपये। ओके, तो 22 रुपये तो बराबर में आएगा ही आएगा, दूरी कितनी की है उसने x। ओके, प्रति किलोमीटर का किराया कितना है 17 रुपये और 25 अलग है, तो 25 प्लस, अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर 1 किलोमीटर किराया तो पहले से हो गया 25 रुपये फर्स्ट किलोमीटर। टोटल किलोमीटर कितने थे x, तो बाकी के जो बचे किलोमीटर उनको 17 रुपये के हिसाब से इसने दिया पेमेंट, और रुपये कितने दिए टोटल 22 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x में से 1 किलोमीटर किराया तो 25 रुपये हो गया, अलग से जोड़ दिया हमने, तो x में से 1 कम करेंगे और 17 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 17 रुपये के हिसाब से तो है किराया। तो 25 प्लस x माइनस 1 गुणा 17। x माइनस 1 क्यों किया है, क्योंकि हमें कुल दूरी x ज्ञात करनी थी, यानी x दूरी हमने तय की थी, लेकिन उसमें से 1 किलोमीटर का किराया तो फिक्स है 25 रुपये, तो ये बच गई x माइनस 1। मान लीजिए x की जगह 20 किलोमीटर होता तो 20 में से 1 दूरी तो हो गई 25 रुपये, तो बची 19, तो 19 किलोमीटर का किराया हम 17 के हिसाब से देते। तो इस तरह से हमने कुल दूरी में से 1 कम कर दिया है, तो x माइनस 1 का हमने 17 से गुणा कर दिया है, और कुल किराया कितना दिया हमने 22 रुपये, तो बराबर लिख दिया है 22। ओके, तो ये हो गया 25 प्लस 17, अब 17 गुणा करो, 17x माइनस 17 बराबर 22। 25 में से 17 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 8, 8 प्लस 17x बराबर 22। 22 को इधर ले आइए, तो समीकरण आपका बन जाएगा बीजगणितीय रूप 17x माइनस 22 प्लस 8 बराबर 0। यही है आपका बीजगणितीय रूप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे सही अंक पर 3 अंक मिले, सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए उसने सही प्रश्न थे x और गलत किए उसने y। ठीक है, सही प्रश्न x और गलत प्रश्न y। ओके, टेस्ट में कुल प्रश्न हो गए x प्लस y, सही और गलत सब सारे जोड़ जाड़ के। ठीक है, अब पहली कंडीशन कहती है कि एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित कब किए, जब उसने सही उत्तर, सही प्रश्न पर कितने अंक मिले 3 और गलत पर कितने कटे 1। सही प्रश्न कितने हैं x और गलत कितने हैं y। तो सही के लिए अंक मिलेंगे 3 से गुणा करके और कटेंगे कितने, जब 1 से गुणा करके। ठीक है, तो 3x सही के लिए मिल गए, गलत के लिए 1 y। ठीक है, अब सही में से गलत माइनस होंगे तभी तो अंक मिलेंगे, तो 3x माइनस y बराबर 40। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण आ गया है। इसको थोड़ा सा आप गुणा भाग हल कर लीजिए, तो y को उधर ले जा रहा हूँ, 40 को 3x की तरफ ला रहे हैं, तो ये बन जाएगा समीकरण y बराबर 3x माइनस 40 समीकरण 1। हम इसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या करें, यदि सही प्रश्न पर उसको 4 अंक मिलते और गलत के लिए 2 अंक कटते तो उसको 50 अंक आते। ठीक है, तो चेंज कर दी, तो सही कितने प्रश्न थे x, उसको कितने नंबर दे रहा है 4 नंबर, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब अंक कट रहे हैं तो कितने कटेंगे 2 अंक कटेंगे, तो 2y। y क्या है, गलत प्रश्नों की संख्या, और एक प्रश्न के लिए 2 नंबर कट रहे हैं, तो 2 गुणा y, तो ये हो गया 4x माइनस 2y बराबर 50। ठीक है, क्योंकि कुल अंक कितने आते 50 आते। अब इन सब में 2 का भाग जा रहा है, तो हमने 2 का भाग डायरेक्टली लगा दिया है, तो ये बच गया 2x माइनस y और ये बच गया 25। ठीक है, समीकरण 1 से y का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y का मान रख दिया यहाँ पे, तो 2x माइनस y का मान कितना है 3x माइनस 40, तो 3x माइनस 40 बराबर 25। माइनस को अंदर ले जाइए, तो 2x माइनस 3x और माइनस माइनस हो गए प्लस 40 बराबर 25। ओके, तो देखिए यहाँ देखो 2x तो है प्लस का और 3x है माइनस का, 40 को इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये बचेगा माइनस का x, 2 में से 3 गए जब माइनस x बच गया। 25 में 40 घटाई कितने बचेंगे माइनस के 15, तो x माइनस का x बराबर माइनस के 15, माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान कितना आ गया है प्लस का 15। इस x के मान को उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है y बराबर 3x प्लस 3x माइनस 40, x का मान क्या रखना है 15, तो 3 गुणा 15 माइनस 40, 45 माइनस 40 कितने बचेंगे 5, तो ये है y। x क्या था, x का मान अभी हमने प्राप्त किया ना 15, और y का मान कितना आ गया है 5। ओके, कुल प्रश्न कितने हो गए, सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न, सही कितने थे 15, गलत कितने थे 5, तो 15 प्लस 5 यानी कि 20, तो प्रश्नों की कुल संख्या कितनी हो गई है 20। ओके, समझ में आ रहा चीज़ आपको? अगर नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हम आपने और चीज़ें बता देंगे, आपको लाइव वीडियो बता देंगे। ओके, क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो मान लीजिए बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अंतर है 26,
तो बड़ी संख्या कौन सी है, x, तो x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से x का मान निकाल लिया, 26 प्लस वाई, समीकरण निकल गया। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा क्या कंडीशन दी गई कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। तो बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या के 3 गुने से 4 ज़्यादा प्लस 4, 3 गुना छोटी संख्या प्लस 4। तो x का मान x बराबर 3 छोटी संख्या बाई 3 बाई प्लस 4। ओके, समीकरण एक आपके पास पहले से ही x बराबर 26 प्लस बाई, इस x के मान को उठाकर कुछ इसमें रख दीजिए, यहाँ पे x बराबर 3 बाई प्लस 4 में। तो x की जगह लिखेंगे हम 26 प्लस बाई, तो इधर आ जाएगा 26 प्लस बाई बराबर 3 बाई प्लस का 4। ठीक है, 4 को 26 की तरफ ले आए तो 26 माइनस 4 कितने बचेंगे, 22। इस बाई को इधर ले गए 3 बाई की तरफ, तो ये 3 बाई माइनस का बाई कितने बचेंगे, 2 बाई। तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 22/2 यानी कि 11। तो 22/2 यानी कि 11 आ गया बाई का मान। 11 को उठा करके समीकरण 1 में रख दो यहाँ पे इसमें, तो x का मान आ जाएगा 26 प्लस बाई यानी 26 प्लस 11। तो 26 प्लस 11, x बराबर 26 प्लस बाई है तो 26 प्लस 11 यानी 37। तो x का मान कितना आ गया है, 37। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई है, 37, और छोटी संख्या कितनी आई है, 11। तो ये थे कुछ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो प्रश्नावली 3 के थे। आप वीडियो को अच्छे से दोबारा देखें, प्रत्येक स्टेप को ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम और भी बेहतर प्रयास करेंगे। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में प्रश्नावली 4 के साथ। और आप इसी तरह से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगली वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुँचे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके, बाय बाय।